गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाद स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। यूपीएसआई की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट एक बार बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। बच्चों, हम पठार पढ़ रहे थे और बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर एक बार इन पठारों की स्थिति जो है ना, वो मैप के ऊपर भी दिखा दीजिएगा। तो बेटा ये सारे के सारे भारत के पठार हैं जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे, और एक पठार अपना पढ़ना बाकी है। ठीक है बच्चों, देखिएगा, कल हमने एक पठार ये पढ़ा था, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेटा एक पठार हमने ये पढ़ा था, ठीक है, इसको हम शिलोंग पठार भी बोलते हैं, इसको हम मेघालय का पठार भी बोलते हैं। और पूरा का पूरा मेघालय का पठार मैंने आप लोगों को बता दिया था, जिसके अंतर्गत 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतियां हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और मेघालय के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी थी नोकरेक, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है बेटा, उसके बाद ये जो आपका पठार है, ठीक है, इस पठार को हमने बोला था दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार, और इसी दंडकारण्य पठार के तहत मैंने आपको बस्तर का पठार पढ़ाया और काली हांडी का पठार पढ़ाया जो भूखमरी के लिए फेमस था। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों ये वाला जो पठार है आपका, इसको हम बोलते हैं तेलंगाना का पठार। तो जो दक्कन का पठार है बच्चों, उसको हमने अलग अलग भागों में बांटा था। तेलंगाना का पठार था, कर्नाटक का पठार था, और रायलसीमा का पठार था जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका जो पठार होगा, ये दक्कन का पठार का ही हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे कर्नाटक का पठार। इसको बोला जाता है कर्नाटक का पठार। क्या बोला जाता है? कर्नाटक का पठार बोला जाता है। ठीक है। और बेटा ये वाला जो पठार है, ठीक है, इसको बोला जाता है मालवा का पठार। क्या बोला जाता है? मालवा का पठार। तो बहुत सारे बच्चे मानचित्र के ऊपर बोल रहे थे सर एक बार बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, ये जो छोटा सा पठार है यहाँ पर, गुजरात और राजस्थान के अंदर ये फैला हुआ पठार आपको नजर आएगा, इसको बोलते हैं मारवाड़ पठार। मारवाड़ी लोग कहाँ के हैं? राजस्थान के, है ना। और राजस्थान के साथ साथ ये गुजरात में भी फैला हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे मारवाड़ पठार। तो आपसे कोई पूछ ले कि मारवाड़ पठार है कहाँ से लेकर कहाँ, तो आप बोलेंगे गुजरात और राजस्थान के अंदर। गुजरात और राजस्थान के अंदर ये फैला हुआ है। बच्चों बात करें तो यहाँ पर हमने एक पठार पढ़ा था, इस पठार को हमने बोला था बुंदेलखंड का पठार। तो ये आपका बुंदेलखंड है। और बेटा बुंदेलखंड के ठीक नीचे वाला ये वाला भाग, इसको हमने बोला था बंगेलखंड। क्या बोला था इसको हमने? बंगेलखंड। ठीक है। और अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पठार की, जिसका नाम है मेरे दोस्त छोटा नागपुर का पठार, ये वाला। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे छोटा नागपुर का पठार। बच्चों नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन छोटा नागपुर का जो पठार है, ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है झारखंड राज्य के अंदर। झारखंड के अलावा मैं बात करूं तो ये उड़ीसा के अंदर भी फैला हुआ है। उड़ीसा के साथ साथ बेटा ये आपका छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है, बिहार के अंदर भी फैला हुआ है। तो छोटा नागपुर का पठार आपसे कोई पूछ ले तो सबसे ज्यादा ये फैला हुआ है झारखंड में। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर के पठार का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो कौन से राज्य में है? आप बोलेंगे झारखंड में। बेटा झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से। तो सीधी सी बात है कि भाई ये आपका बिहार में भी फैला होगा। ठीक है। झारखंड के साथ क्या लगता है बच्चों? पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। बिल्कुल लगती है सर। तो ये पश्चिम बंगाल में भी फैला होगा।
झारखंड के साथ और किसकी सीमा लगती है बेटा? छत्तीसगढ़ की भी सीमा लगती है, तो ये छत्तीसगढ़ में भी फैला होगा। और छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ लगती है? उड़ीसा के साथ, तो ये उड़ीसा में भी फैला होगा। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि मेरे दोस्त, ये खनिज की दृष्टि से बड़ा समृद्ध है। खनिज समृद्ध पठार है ये। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा खनिज प्राप्त होंगे। मिनरल्स रिच हम बोलेंगे, प्लेट्यू। ठीक है। और इन खनिजों के अंदर बच्चों हम चर्चा करें कि कौन कौन से खनिज यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो इन खनिजों में लो अयस्क, आयरन और, लो अयस्क के साथ साथ मैग्नीज, मैग्नीज के साथ बच्चों कोयला, कोयला। और कोयले के लिए कौन फेमस है यहाँ? कोयले के लिए फेमस है धनबाद और रानीगंज। आपसे कोई पूछ लेना कि भाई छोटा नागपुर के पठार के अंदर कौन सा क्षेत्र कोयले के लिए फेमस है, तो आपको बोलना है धनबाद। ठीक है। कौन सा क्षेत्र फेमस है बेटा? धनबाद क्षेत्र फेमस है। गुड नाइट बेटा, अभी से कहाँ से गुड नाइट? ठीक है, तुम नौकरी लगने वाले बच्चे हो, और नौकरी लगने वाले बच्चे क्या अभी से गुड नाइट करेंगे? हैं? हाँ, धनबाद के साथ साथ बेटा एक रानीगंज भी याद रख लेना। बच्चों यहाँ पर इस प्रकार के जब खनिज पाए जाते हैं ना, तो इस छोटा नागपुर के पठार को हम बोलते हैं भारत का रूर, रूर ऑफ इंडिया। इसे कहा जाता है भारत का रूर, या बेटा इसे हम बोल सकते हैं रिच प्लेट्यू, अमीर पठार। अमीर पठार, ठीक है ना। और इस छोटा नागपुर के पठार में, ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। बेटा इस छोटा नागपुर के पठार के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी चट्टानें हैं? ग्रेनाइट और नीस। बेटा ग्रेनाइट और ग्रेनाइट का जो मेटामॉर्फिक रूप होगा, ग्रेनाइट का जो बदला हुआ रूप होगा, वो क्या होगा? नीस। तो ग्रेनाइट और नीस नाम की चट्टानें आपको छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिलेंगी। छोटा नागपुर के पठार में देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है। बेटा इस छोटा नागपुर के पठार में एक तीर्थ स्थान भी है। पिलग्रिम हम बोल देंगे तीर्थ स्थानों को, जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी हो, उन्हीं को हम तीर्थ स्थान बोलते हैं, पिलग्रिम प्लेस। तो बेटा वो है पारसनाथ। तो आपसे पूछ ले कि पारसनाथ नाम का जो तीर्थ स्थान है वो कौन से पठार में है, आप बोलेंगे छोटा नागपुर के पठार के अंदर। यहां तक चीजें समझ में आई? फटाफट बताएगा। यहां तक बातें समझ में आई बेटा? छोटा नागपुर का जो पठार है ना, इसको हम तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों के अंदर हम बांटेंगे इसे। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बताता हूं आपको। मान के चलेगा ये छोटा नागपुर का पठार है, देखिएगा आपको मान के जरूर चलना पड़ेगा, है ना। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर हम कैसे माने, ये सर्कल कोई हमें लगता ही नहीं है कि छोटा नागपुर का पठार है, लेकिन मानना पड़ेगा बेटा। और इस सर्कल के अंदर बच्चों दो नदियां, एक नदी यहां बहती है, एक नदी ये बहती है। ठीक है। बेटा ऊपर वाली जो नदी है ना, वो दामोदर नदी है। कौन सी नदी है ये? दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है ये अपना पानी कहाँ गिराएगी? हुगली नदी के अंदर। और हुगली नदी के अंदर पानी गिराने के चलते फिर बच्चों बंगाल के अंदर बाढ़ आ जाती है। इसको सोरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, बंगाल का दुख बोलते हैं, बंगाल का अभिशाप बोलते हैं दामोदर नदी को। और नीचे वाली जो नदी है बेटा, वो है सवर्ण रेखा नदी। तो आपसे ये भी पूछ लेना कि भाई छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे एक दामोदर नदी है, एक सवर्ण रेखा नदी है। ठीक है।
तो बेटा इसका एक भाग आपको यहां पर ध्यान रखना है, और एक भाग इसका यहां पर ध्यान रखना है, और एक भाग इसका यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है। और ये बीच का पूरा जो भाग आपका क्या कहलाएगा? छोटा नागपुर का पठार। जैसे हमने दक्कन का पठार पढ़ा था और उसके बच्चों सब डिवीजन हमने पढ़े थे, ऐसे ही छोटा नागपुर का पठार है, इसका हम सब डिवीजन पढ़ रहे हैं। और इसके सब डिवीजन में बेटा याद रखिएगा, ये वाला जो पठारी भाग है इसको हम बोलते हैं कोडरमा का पठार। कोडरमा प्लेटू इसे बोलते हैं। बेटा ये वाला जो पठार है इसको कहा जाता है रांची का पठार। इसको क्या कहा जाता है? रांची का पठार। ठीक है। और ये वाला जो पठार है बेटा इसको बोलते हैं हजारीबाग। कौन सा पठार बोलते हैं इसे? हजारीबाग का पठार इसे बोलते हैं। ठीक है। तो पठार का टॉपिक अपना हुआ कंप्लीट। पठार के बाद बच्चों हम बात करेंगे सबसे लास्ट पार्ट जो हमारा बचता है। अभी तक मैं आप लोगों को पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, अच्छा पॉइंट कैसे करें, ये सारे के सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट आपको लिखना है छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार। विस्तार क्या लिखोगे? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में इसका विस्तार सबसे ज्यादा। दूसरा पॉइंट है कि ये खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। बच्चों यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तीसरा पॉइंट, लो अयस्क मैग्नीज कोयला। कोयला जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ब्रैकेट में लिखेंगे धनबाद और रानीगंज। बच्चों ये महत्वपूर्ण खनिज पाए जाने के चलते इसे क्या बोलेंगे? रिच प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत का अमीर पठार। तो चौथा पॉइंट ये बन जाएगा। पांचवा पॉइंट, छोटा नागपुर के पठार में पाए जाने वाली चट्टानें कौन सी होंगी? ग्रेनाइट और नीस। छठा पॉइंट, छोटा नागपुर के पठार के अंदर तीर्थ स्थान कौन से होंगे? पारसनाथ। सातवां पॉइंट, छोटा नागपुर के पठार में कौन सी नदियां बहती हैं? दामोदर नदी और सवर्ण रेखा नदी। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने ये चीजें आपको यहां समझा दी है तो बच्चों आपको लाइनें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लाइनें लिखोगे तो फिर वो याद नहीं रहेगा। पिक्चर से कोशिश किया करो। अब मान के चलिए बेटा कि, मान के चलेगा मैंने 3 सर्कल यहां ये खींच दिए। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, बस थोड़ा सा पैनिक मत होना। मान के चलेगा मैंने 3 सर्कल ये खींच दिए और मैंने बोला कि भाई एक लाइन लिखो कि भाई इस सर्कल का रंग लाल है। तो बेटा ये लिखने की जरूरत थोड़ी है, ये तो मैं तुम्हें दिखाई दे ही रहा है लाल है ये। ठीक है। तो इसका प्रस्ताव थोड़ी बना दोगे कि भाई इसका रंग लाल है, लाल रंग को रेड बोलते हैं, रेड ही लाल होता है, लाल टमाटर जैसा होता है। ऐसे थोड़ी बना दोगे तुम यार। ठीक है। जब मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि भाई दामोदर नदी, सवर्ण रेखा नदी यहाँ बह रही है, तो यहाँ पर पॉइंट थोड़ी बनाओगे कि भाई इस पठार में बहने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां दामोदर नदी है, सवर्ण रेखा नदी है। ठीक है ना? ऐसे थोड़ी बनाओगे पॉइंट। हाँ, एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा। आपसे पूछ लेगा कि दामोदर नदी के उत्तर में कौन से पठार हैं? कोडरमा पठार है, हजारीबाग पठार है, क्योंकि उत्तर दिशा कौन सी होती है? सिर वाली दिशा होती है बेटा। ठीक है, सिर वाली दिशा होती है। अब देखो ये भी लाल हो गया बेचारा गुस्से से। और आपसे पूछ ले कि सवर्ण रेखा नदी के दक्षिण में कौन सा पठार है? आप बोलेंगे रांची का पठार है। क्या है? रांची का पठार है। समझ में आई बात? हाँ, तो इनमें पॉइंट क्या बनाने हैं? ठीक है। बिहार का शोक किसे बोलते हैं गुरुजी? बिहार का शोक बेटा कोसी नदी को बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? आगे आ जाओ, अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे हमारा, फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा जिसका नाम था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का बच्चों लास्ट पार्ट है कोस्टल प्लेन। हेडिंग डालिएगा, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप।
बेटा इसे हम बोलेंगे तटीय मैदान व द्वीप समूह। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा मेरे दोस्त, लास्ट पार्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन की। बेटा आप अपने हरियाणा के इंडिया के मैप को देखेंगे सारे के सारे बच्चे। सबसे पहला हम पार्ट कवर करेंगे कोस्टल प्लेन, जिनको हम बोलते हैं तटीय मैदान। बच्चों तटीय मैदान का मतलब क्या होता है? कोस्ट का मतलब क्या होता है? जल के साथ लगता क्षेत्र। जल के साथ लगते क्षेत्र को हम तट बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं। और जब भी आप जल को देखोगे तो राइट हैंड साइड में बेटा कौन सी खाड़ी आपको नजर आएगी? बंगाल की खाड़ी। इसको बंगाल खाड़ी बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। और बेटा लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ की तरफ जो आपको पानी नजर आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? अरेबियन सी बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं। तो बच्चों या तो आपको राइट हैंड साइड में पानी नजर आएगा भारत के, या लेफ्ट हैंड साइड में। और इस पानी के साथ लगती ये जो जमीन होगी, इस पानी के साथ लगती बेटा ये जो जमीन होगी ना, और पानी कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? गुजरात से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जल के साथ लगता जो मैदान होगा बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। अब देखिएगा, जब अरब सागर के साथ लगती जमीन के ऊपर मैंने ये तटीय मैदान आपको बताए, तो इनकी चौड़ाई क्या है? कम है। और बंगाल की खाड़ी की साइड मेरे दोस्त, ये जो आपके कोस्टल प्लेन होंगे, इनकी जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि भाई कौन सा तटीय मैदान हमारा चौड़ा है, तो आप लोग बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान, क्योंकि राइट हैंड साइड के जो तटीय मैदान होंगे बच्चों, इनको बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान। और लेफ्ट हैंड साइड के जो होंगे उनको हम बोलेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। तो आपको ध्यान रखना है, हम इनको दो भागों में बांट के चलेंगे। एक होगा बेटा पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और एक आपके होंगे पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि अपने मेन इंडिया की जो कोस्ट लाइन थी वो कितने किलोमीटर थी? 6100 किलोमीटर। तो बेटा ये जो कोस्टल प्लेन है ना, इनका विस्तार भी कितने किलोमीटर में है? 6100 किलोमीटर में। ठीक है, पुराने आंकड़े के आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं। 6100 किलोमीटर में बच्चों आप लोगों को ये कोस्टल मैदानों का विस्तार देखने को मिलेगा। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो बेटा समझिएगा कि यहां पर एक खाड़ी है, यहां पर एक खाड़ी है। ठीक है, और इस खाड़ी को हम बोलते हैं कच्छ खाड़ी। कौन सी खाड़ी बोलते हैं इसको? कच्छ खाड़ी। और ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से राज्य की खाड़ी है ये, गुजरात की। बेटा यदि ये कच्छ खाड़ी है तो इसके ठीक नीचे यहां पर भी एक खाड़ी है। ठीक है, और इस खाड़ी को हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी, बे ऑफ खंबात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं बे ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। दोनों की दोनों खाड़ी बच्चों गुजरात की हैं। तो कच्छ की खाड़ी उत्तर की तरफ है, गुजरात की साइड मेरे दोस्त सबसे पहले भारत को टच करती है। ठीक है, तो हम बात करें
बच्चों मैं पुराने डेटा के आधार पे बता रहा हूँ 6100 किलोमीटर, जो आपसे पूछा जाएगा बस, ठीक है ना। इतना ही पूछा जाएगा आपसे, कोई नया पुराना कुछ नहीं पूछा जाएगा। यदि पूछ भी लेगा आंकड़ा कि भाई बताइएगा तटीय मैदानों का विस्तार कितने किलोमीटर में है, बस 6100 आपको ऑप्शन मिलेगा, उसका आप गोला भर देना, ठीक है। बेटा हम बात करें कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, नया आंकड़ा भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। बच्चों कच्छ की खाड़ी से लेके और खंबात की खाड़ी तक, ठीक है बेटा, ये जो तट होगा ना, इस तट को हम बोलते हैं काठियावाड़ तट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ तट। इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ तट। बेटा काठियावाड़ जो तट होगा, ये आपका गुजरात राज्य का तट होगा। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि गुजरात राज्य का जो तट है वो किस नाम से जाना जाता है। तो आप बोलेंगे गुजरात राज्य का जो तट है उसे हम काठियावाड़ तट बोलते हैं। और एक पॉइंट आपसे ये भी पूछ सकता है कि काठियावाड़ तट का विस्तार कौन सी खाड़ियों के बीच है। तो आप बोलेंगे कच्छ खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच का जो तट है वो हमारा काठियावाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, काठियावाड़ कहलाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कच्छ खाड़ी और खंबात की खाड़ी तक का जो तट होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे। तो आप बोलेंगे बेटा उसे हम जानेंगे काठियावाड़ तट के नाम से, ठीक है। अब आ जाओ, अब समझिएगा कि यहां पर बेटा दमन है। दमन और दीव तो सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सुना है सर। दादर नागर भी सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर। तो मान के चलिएगा बेटा ये दमन है, दमन, ठीक है। यदि ये दमन है तो यहां पर ये क्या है बेटा, गोवा। तो दमन से लेके गोवा राज्य तक का जो तट होगा इसे हम किस नाम से जानेंगे। ये जो अगला तट होगा आपका, इसको हम बच्चों किस नाम से जानेंगे। बेटा इसको हम बोलेंगे कोंकण तट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सर कोंकण तट। इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम कोंकण तट बोल देंगे। समझ में आई बात। बच्चों गोवा के बाद हम बात करेंगे, यहां पर बच्चों यहां पर है मैंगलोर। एक आपने बैंगलोर सुना है बेटा, ये है मैंगलोर। और आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई कि गोवा से लेके मैंगलोर तक का जो तट है वो किस नाम से जाना जाता है। तो बेटा उसका नाम हो जाएगा कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, ठीक है। और कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में। तो इसको हम कर्नाटक राज्य का तट भी बोल देंगे। कर्नाटक राज्य के तट को हम क्या बोल देंगे बेटा, कन्नड़ तट बोल देंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ आप यहाँ। यहाँ क्या है बेटा, सर जी इसका नाम है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो बच्चों मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक ये वाला जो तट होगा, इस तट को हम किस नाम से जानेंगे, इस तट को हम जानेंगे मालाबार तट के नाम से।
कौन सा कोस्ट होगा बेटा? मालाबार। और इसका नाम मालाबार क्यों पड़ा? क्योंकि इस तट से होते हुए 20 से भी ज्यादा नदियां अपना पानी बच्चों अरब सागर में गिराती हैं। और उन नदियों को आप ऊपर से देखोगे तो आपको वो नदियां एक माला सी बनाती हुई नजर आएंगी। और माला सी जब बनाती हुई नजर आती हैं तो इस कोस्ट का नाम क्या रख दिया गया? मालाबार कोस्ट रख दिया गया। बच्चों मालाबार कोस्ट का जो ज्यादातर हिस्सा है वो कौन से राज्य में आता है? केरल राज्य में। इसलिए केरल राज्य के तट को हम क्या बोल देते हैं? मालाबार तट बोल देते हैं। केरल राज्य का ये तट है, ठीक है बेटा। इस मालाबार तट से आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। एक तो आपको ये याद रखना है, पॉइंट वाले बच्चे जो बोलते हैं ना पॉइंट क्या बनेंगे सर, तो पहला पॉइंट याद रख लेना। पहला पॉइंट क्या होगा? एक तो मेरे दोस्त, गर्मियों के मानसून की पहली बारिश इसी मालाबार तट पे होती है। मानसून की प्रथम वर्षा, ठीक है ना। एक आपको ये ध्यान रखना है, इसी तट के ऊपर आपको छोटे छोटे लैगूनों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। लैगूनों की संख्या सबसे ज्यादा, तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे मालाबार तट से बेटा, लैगूनों की संख्या सबसे ज्यादा। अब गुरुजी लैगून क्या होता है? बेटा लैगून का मतलब होता है समुद्र के खारे पानी से बनी छोटी झील। समुद्र के खारे पानी से बनी तटीय झील। तो यहां पर आपको समुद्र के खारे पानी से भरे हुए बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे नजर आएंगे, ठीक है, जिनको हम क्या बोल देंगे? लैगून बोल देंगे, ठीक है ना। बेटा हम बात करेंगे, ये जो लैगून है ना, इन लैगूनों के समूह को हम क्या बोलते हैं? ये जो लैगून मैंने आपको पढ़ाया, तो लैगूनों का जो समूह होगा, जब ये छोटे छोटे गड्ढे आपको एक ग्रुप में नजर आएंगे, तो लैगूनों का जो समूह होगा उसे हम बोलते हैं कयाल। लैगूनों का समूह बेटा क्या कहलाएगा? कयाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कयाल। तो याद रखेंगे लैगूनों का समूह जब कयाल कहलाएगा, तो यहां पर तो छोटे छोटे बहुत सारे लैगून हैं। तो मेरे दोस्त आपसे पूछा जाएगा कि कयाल कहां पर दिखाई देते हैं? तो कयाल इसी तट पर दिखाई पड़ते हैं बच्चों। तो सबसे ज्यादा कयाल आप लोगों को मालाबार तट के ऊपर नजर आएंगे। तो इस साइड हमने चार तट पढ़ लिए हैं बेटा। सबसे ऊपर का काठियावाड़ तट, फिर कोंकण तट, फिर आपका कन्नड़ तट। स्टार्टिंग वाले तो कै ही हैं, कैसे काठियावाड़, कैसे कोंकण, कैसे कन्नड़। और बच्चों उसके बाद है मालाबार। क्या है? मालाबार। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा। उसके बाद बच्चों हम बंगाल की खाड़ी के साइड के तटों को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे बताइएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी है बच्चों? चलेगा, सब कुछ परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे। बेटा ये हमने पढ़ा कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी के ऊपर यहां आंध्र प्रदेश और
ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर बेटा एक झील है, इसको बोलते हैं पुलिकट झील। इसका ज्यादातर हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, और ये आपकी पूर्वी तट के ऊपर एक खारे पानी की झील है। बेटा मैं बात करूं तो खारे पानी की चिल्का के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? पुलिकट है। तो हम बोल सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट लैगून ऑफ इंडिया पुलिकट। लार्जेस्ट लैगून ऑफ इंडिया चिल्का कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। पुलिकट झील कहां होगी? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर के ऊपर है, जिसका 80% भाग आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो इस कन्याकुमारी से जब हम पुलिकट झील तक चलेंगे बेटा, ये वाला जो आपका तट होगा, ये वाला जो आपका तट होगा, इस तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे कोरोमंडल तट। तो आप ये जरूर याद रखें, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है बच्चों, हम बात करें पुलिकट झील के ठीक ऊपर, यहां पर कुछ सेडिमेंट कृष्णा नदी के द्वारा छोड़ दिया जाएगा, और इसके ठीक ऊपर कुछ सेडिमेंट बच्चों गोदावरी नदी के द्वारा। तो यहां पर एक डेल्टा बनेगा, उसको बोलेंगे कृष्णा नदी डेल्टा। क्या बोल देंगे उसे? कृष्णा नदी डेल्टा। डेल्टा का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया है। नदी अपने जल के साथ जब गंदगी बहा के लेके आती है तो समुद्र में गिरने से पहले उसको एक ट्रायंगुलर शेप में बच्चों तटीय क्षेत्र में जमा कर देती है, और ये नदियों के द्वारा बहाकर लाया जाने वाला सेडिमेंट अवसाद जब ट्रायंगुलर बच्चों शेप में जमा होगा, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो यहां से कृष्णा नदी गिरेगी तो कृष्णा नदी डेल्टा बनेगा, और बेटा ऊपर जो है ना, यहाँ गोदावरी नदी डेल्टा बनेगा। तो कृष्णा नदी डेल्टा से लेके गोदावरी नदी डेल्टा के बीच का बच्चों जो आपको ये समुद्र के साथ बंगाल की खाड़ी के साथ लगता मैदान नजर आएगा, ये वाला जो कोस्ट होगा, ठीक है, इसको बच्चों हम बोलेंगे काकीनाडा तट। काकीनाडा, या बेटा इसको बोल देंगे आंध्रा तट। क्या बोल देंगे? आंध्रा तट बोल देंगे। ठीक है ना? तो काकीनाडा तट, या इसे हम क्या बोल देंगे बेटा? आंध्रा तट हम बोल देंगे। ठीक है ना? सर जी नींद आ रही है। बेटा आएगी नींद, क्योंकि माँ बाप कमा के देते हैं ना आप लोगों को। तो आपका दोस्त थोड़ी है, जब आपके बच्चे हो जाएंगे दो तीन है फिर आप सो के दिखाना इस टाइम, फिर तो मैं मानूंगा कि आप चैन की नींद सो रहे हैं। ठीक है ना? तो बेटा आप इसलिए सो रहे हैं ना, क्योंकि आपके माँ बाप दिन में आप लोगों के जुगाड़ में लगे रहते हैं कि मेरे बेटा के लिए मेरे को पढ़ाई के पैसे इकट्ठे करने हैं, उसके खाने का इंतजाम करना है, उसके पीने का इंतजाम करना है। ठीक है? तो आपको तो फिर नींद आनी ही है ना? क्यों नींद आएगी आपको? क्योंकि मेरे दोस्त आपके माँ बाप जो हैं वो अच्छे तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? हम सर सो रहे हैं। ठीक है? हम सर सो रहे हैं। तो बेटा हमेशा जिंदगी ऐसे थोड़ी चलेगी, है कविता? बिल्कुल भाई, 7 बजे से यदि आप चेयर पे बैठे हो तो हमारे जो माँ बाप हैं वो सारा सारा दिन खेत के अंदर, उनको तो बैठने का टाइम भी नहीं मिलता, बैठने का समय भी नहीं मिलता, वो बेचारे खड़े रहते हैं। हम भी सुबह से लेके शाम तक खड़े रहते हैं, मैं भी तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कम से कम तुम बैठ के पढ़ तो रहे हो, है ना? तो जिस जिसको अपने माँ बाप की फिक्र है उसको तो नींद आएगी नहीं, और मेरे दोस्त जिसको कोई फिक्र ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो अब क्या बताऊं, फिर सोएगा ही, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। अब बेटा हम बात करेंगे यहाँ, यहाँ पर एक नदी और डेल्टा बनाएगी, और एक नदी यहाँ डेल्टा बनाएगी।
बेटा यहां पर जो नदी डेल्टा बनाएगी उसे हम बोलेंगे महानदी डेल्टा। उड़ीसा होते हुए अपना पानी गिराएगी बेटा बंगाल की खाड़ी में महानदी। ठीक है। और यहां पर जो डेल्टा बनेगा इसको हम गंगा नदी डेल्टा बोल देंगे। ठीक है। और इसके बीच का जो तट होगा बेटा इस तट को कहा जाता है उत्कल तट। इसे क्या कहा जाता है इसको? याद रखेंगे। तो 3 तटों के नाम मैंने आपको पूर्व की तरफ और 4 तटों के नाम मैंने आपको पश्चिम की तरफ, तो टोटल कितने तट हो जाते हैं? 7 तट हो जाते हैं। तो सातों तट आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है बेटा, ये जो कोरोमंडल तट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो तमिलनाडु राज्य के अंदर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा तमिलनाडु राज्य के तट को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कोरोमंडल तट बोलते हैं। बेटा मैं बात करूं तो सर्दियों के अंदर जो सबसे ज्यादा बारिश होगी, यानी कि मैं बात करूंगा दिसंबर महीने की, तो भारत के अंदर दिसंबर महीने में जो बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। और उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा बच्चों दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा जो बारिश की जाती है वो कौन से तट पे की जाती है? कोरोमंडल तट के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश की जाती है। ठीक है ना? हाँ, उत्कल तट को ही हम उत्तरी सरकार बोलते हैं। इसको तुम उत्कल बोल लो या इसको उत्तरी सरकार बोल लो। उत्तरी सरकार तट। ठीक है। और काकीनाडा को गोलकुंडा तट भी, कई किताबों में गोलकुंडा भी लिखा हो सकता है। ठीक है। तो काकीनाडा, आंध्र तट या इसे गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। तो बेटा हमारे कोस्टल प्लेन हुए कंप्लीट। बस ये 7 कोस्टल प्लेन आप लोगों को भारत के अंदर याद रखने हैं। अब जो हम बात करेंगे वो सबसे लास्ट अपना पार्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे बच्चों भारत के द्वीप समूह। हेडिंग डालिएगा सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे हेडिंग डालिएगा भारत के द्वीप समूह आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। और इसके बाद बच्चों हम नदियां पढ़ेंगे, फिर आपको पानी ही पानी बोर्ड के ऊपर डेली बहता हुआ नजर आएगा। सारी भारत की नदियों को हम बच्चों पढ़ेंगे फिर। आइलैंड ग्रुप यानी द्वीप समूह। मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है द्वीप, तो आप लोगों को बोलना है कि जल के बीचों बीच दिखाई देने वाला जमीनी हिस्सा, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्वीप। या हम ये भी बोल सकते हैं वो छोटा सा जमीनी हिस्सा, वो छोटा सा सतल भाग जिसके चारों ओर मेरे दोस्त पानी फैला हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्या होता है द्वीप, तो द्वीप की डेफिनेशन तो आप सारे के सारे बच्चे दे ही दोगे। वो स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। जल से घिरा हो। ठीक है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं कि वर्ष 2025, फिलहाल 2025 चल रहा है बेटा, बिल्कुल चल रहा है। तो वर्ष 2025 के अनुसार भारत में कुल द्वीप कितने हैं बेटा? कौन बच्चा मेरे को बता देगा कि भारत के अंदर कुल द्वीप? अब सीधी सी बात है कि द्वीप जो होगा वो पानी में होगा, लेकिन बच्चों पानी का रूप धरती के ऊपर अलग अलग है। हम पानी को तालाब में भी देखते हैं, हम पानी को झील के रूप में भी देखते हैं,
हम पानी को नहर के रूप में बहता हुआ देखते हैं, हम पानी को नदी के रूप में बहता हुआ देखते हैं, हम पानी को खाड़ी के रूप में देखते हैं, हम पानी को मेरे दोस्त सागर के रूप में देखते हैं, हम पानी को महासागर के रूप में देखते हैं। तो मैंने आपको पानी का रूप नहीं बताया, बस मैंने आपको यह बोला है कि भाई पानी के बीचों बीच दिखाई देने वाला सथल भाग, पानी के बीचों बीच वो जगह जहां पर हम खड़े हो सकते हैं, जहां पर हमारे पैर टिक सकते हैं बच्चों, उसी भाग को हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये बोल देते हैं कि सर जब भी हम गांव के अंदर जोड़ के अंदर भैंसों को देखते हैं ना, तो हम भैंस के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो जोड़ के बीचों बीच जब हमारे पैर भैंस के ऊपर खड़े हैं तो इसका मतलब भैंस भी क्या आइलैंड होगी? तो बेटा भैंस आइलैंड नहीं होगी, क्योंकि भैंस तो जल से निकल के फिर घर चली जाएगी, और द्वीप जो है ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं घूमा करते। ठीक है ना। तो द्वीप आपके क्या होंगे? स्थायी होंगे। अब भैंस के ऊपर आप खड़े तो हो जाते हो, लेकिन भैंस को आइलैंड नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आइलैंड मेरे बच्चों कभी जोड़ में कभी घर पे, कभी जोड़ में कभी घर पे, ऐसे आइलैंड नहीं घूमते हैं। तो आज जोड़ के अंदर आप थोड़े से समय के लिए खड़े हो सकते हो, परमानेंट नहीं रह सकती वो भैंस, उसको बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो बेटा वो हिस्सा जहां पर हम अपने पैर जल के बीचों बीच रख सकते हो, और वो हिस्सा जल के ऊपर आया होगा, इसीलिए मेरे दोस्त वहां पर हमारे पैर टिके होंगे, और वो छोटा सा हिस्सा जिसके चारों ओर जल फैला हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं बेटा, द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप। ठीक है। हाँ, द्वीप को टापू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टापू भी बोल सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि 2025 के आंकड़े के अनुसार भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को बोलना है 1382। कितने द्वीप हैं बेटा? 1382 द्वीप हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो ये जो भारत के 1382 कुल द्वीप हैं, इनको हम बच्चों दो समूह में बांटने का काम करेंगे। कितने समूह में? दो समूह में। तो द्वीप हमारे 1382 हैं, लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि आइलैंड ग्रुप द्वीप समूह कितने हैं, तो सारे के सारे बच्चों को खुश हो जाना चाहिए कि द्वीप समूह हमारे पास सिर्फ दो हैं। सर जी ये कैसे हुआ? बेटा समूह का मतलब है ग्रुप, और ये जो द्वीप हैं ये ग्रुप में जब आएंगे तो इनको हम दो ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे। बच्चों दो ग्रुप कैसे होंगे? क्योंकि भारत की दो दिशा में पानी है, या तो राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मेरे दोस्त राइट हैंड साइड के जो द्वीप होंगे उनको हम बोलेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। इसको हम बोल देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इस साइड वाले को हम बोल देंगे लक्षद्वीप समूह। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो लक्षद्वीप समूह जो है, इसकी तुलना में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको सबसे ज्यादा द्वीप देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा द्वीप कौन से समूह का हिस्सा है? 1382 में से सबसे ज्यादा द्वीप बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। तो ये आपका सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप होगा, लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया मेरे बच्चों अंडमान निकोबार। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो ज्यादातर द्वीप होंगे बच्चों वो कौन सी खाड़ी में स्थित होंगे? लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित होंगे ये। लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित होंगे। और बेटा लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप होंगे वो कौन से सागर में स्थित होंगे? अरब सागर में। अरब सागर में। ठीक है। तो लोकेटेड इन अरेबियन सी, अरब सागर के अंदर। तालाब में भी द्वीप होते हैं, हो सकते हैं भाई। ठीक है ना। मान के चलिएगा तालाब के अंदर कोई चट्टान का टुकड़ा है, और आपके गांव में कोई पूछ ले कि मेरे को टापू दिखा के लेके आओ। ठीक है ना। तो तुम कहाँ लेके जाओगे? अपने जोड़ के ऊपर तालाब में लेके जाओगे कि देखो तालाब के अंदर ये जमीन का टुकड़ा, जहां पर आपके बैठ के आराम से सेल्फी वगैरह ले सकते हो, बातें कर सकते हो, अब सर्दियां आएगी धूप सेक सकते हो। तो वही तो आपका आइलैंड होता है, वही तो आपका द्वीप होता है।
बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। हेडिंग डालिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक बार इसकी मोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके सारे के सारे द्वीपों को मैं आपको मैप के ऊपर दिखा के चलूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये द्वीप मेरे दोस्त देखने से याद होंगे, ये लिखने के बाद रट्टे मारने से याद नहीं होंगे। तो इनको एक बार देखो आंखों से, उसके बाद मेरे दोस्त इनको लिखो और फिर आप एक बार में ही याद कर लोगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कौन सी खाड़ी के अंदर है बेटा, बंगाल की खाड़ी के अंदर। और मैंने ये भी बता दिया है कि यह आपका सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है। आप सभी को ये पता होगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप से पहले मेरे दोस्त अपने भारत के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो एक बार तो इसके बारे में कुछ बातें अपने को समझ लेनी चाहिए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो मेरे दोस्त एक तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। केंद्र शासित प्रदेश है बेटा, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो आपकी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट का मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है राजधानी। पोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? बंदरगाह होता है, राजधानी नहीं, ठीक है। तो पोर्ट का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। बच्चों बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम समुद्री जहाजों को खड़ा करके बच्चों वहां पर सामान लाद सकते हैं और उतार सकते हैं। तो समुद्र के अंदर कम गहराई वाला वो क्षेत्र जहां पर समुद्री जहाजों को खड़ा करके सामान को उतारा और चढ़ाया जाए, उसी को पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह। तो बच्चों जब इसके नाम के आगे पोर्ट है तो इसका मतलब ये क्या है? बंदरगाह है। और यही बंदरगाह आपकी सबसे बड़ी बंदरगाह होगी, द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह है बच्चों ये, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ आइलैंड। तो आपसे कोई पूछ ले कि द्वीप जितने भी 1382 हैं, यदि उनके ऊपर कोई भी बंदरगाह है तो बच्चों उनमें सबसे बड़ी बंदरगाह, तो द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी होगी? आपकी पोर्ट ब्लेयर होगी, क्योंकि बच्चों इसके नाम के आगे ही पोर्ट है। भारत के अंदर कुल बड़े बंदरगाह 13 हैं और उन बड़े 13 बंदरगाहों में पोर्ट ब्लेयर का भी नाम आता है। किसका नाम आता है? हाँ बिल्कुल, आप बना भी सकते हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप बना भी सकते हो। कृत्रिम द्वीप बनते भी तो हैं। जब मेरे दोस्त हम अपने गांव के जोड़ में 25-30 ट्राली मिट्टी की डाल के बच्चों जल के ऊपर उस मिट्टी को ले आएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कृत्रिम द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्रिम द्वीप, ठीक है। तो द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार, ये मलयालम भाषा के शब्द हैं। अंडमान निकोबार दोनों के दोनों जो शब्द हैं बेटा, कौन सी भाषा के शब्द हैं? मलयालम। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल के अंदर। ये मलयालम शब्द है, ठीक है। और मलयालम शब्द जो है अंडमान, इसका मतलब होता है बच्चों हनुमान, हांदुमान, हांदुमान, या बेटा बजरंगबली हनुमान। तो बजरंगबली हनुमान ही अंडमान है। और बेटा मैं आपसे पूछूं कि निकोबार क्या होता है? निकोबार का मतलब होता है नगन लोगों की भूमि। नगन लोगों की भूमि को हम क्या बोलते हैं? मलयालम के अंदर निकोबार बोलते हैं, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी मैंने आप लोगों को बताया। तो आपसे कोई पूछ ले कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर बच्चों जनसंख्या भी रहती है? बिल्कुल रहती है। और जनसंख्या रहती है तो लोग आपस में लड़ते भी होंगे, लड़ने के बाद मामले कोर्ट में भी जाते होंगे। तो किसी भी राज्य का या किसी भी यूटी का सबसे बड़ा कोर्ट क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। तो अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट आपसे कोई पूछ ले तो बेटा आप बोलेंगे कोलकाता। क्या बोलेंगे? कोलकाता। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने भी आइलैंड हैं
इनका जो निर्माण हुआ है बेटा वो कैसे हुआ है? तो इनका जो निर्माण हुआ है, एक तो आपको पता होना चाहिए ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, वोल्केनिज्म से हुआ है। वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी क्रिया। तो बंगाल की खाड़ी में मेरे दोस्त ज्वालामुखी फटते थे पहले, है ना। ज्वालामुखी फटते थे और ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडा होकर जमने से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। और पानी के अंदर ये चट्टानें जब पानी के ऊपर आ जाती हैं तो बच्चों वो द्वीप कहलाते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया के साथ साथ मेरे दोस्त हम बात करें कोरल। कोरल, तो कोरल को हम क्या बोलेंगे बेटा? परवाल। तो कुछ द्वीपों का निर्माण प्रवालों से भी हुआ है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा प्रवालों से बने हुए द्वीप आपको कहाँ नजर आएंगे? अरब सागर के अंदर। कहाँ नजर आएंगे? अरब सागर के अंदर आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भाई, अब पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है ना वो चेंज हो चुका है, तो इसका बदला हुआ नाम भी लिख लीजिएगा आप, श्री विजयपुरम। इसका जो नया नाम है वो याद रख लीजिएगा, श्री विजयपुरम। ठीक है। बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि पोर्ट ब्लेयर की जो सेलुलर जेल है, पोर्ट ब्लेयर की जो सेलुलर जेल है बच्चों, इसको हम काला पानी की संज्ञा देते हैं। इसकी संज्ञा देते हैं, काला पानी की संज्ञा देते हैं। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ऊंची चोटी बच्चों, द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी आपको याद रखना है, द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक। कल मैं आप लोगों को ये बच्चों मैप के ऊपर बताऊंगा कि कहाँ आपका पोर्ट ब्लेयर है, कहाँ पर आपकी ये सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ आइलैंड इसे बोलेंगे, सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है बेटा सैडल पीक। 732 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। ये द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। हम बात करें बच्चों यहाँ पर एकमात्र स्क्रिय ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा। एकमात्र स्क्रिय ज्वालामुखी जिसको हम एक्टिव वोल्केनो बोलेंगे। और बेटा आपसे पूछे कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे बैरन। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डोरमेंट वोल्केनो, उसका नाम क्या है? तो आपको बोलना है नारकोंडम। वो भी अंडमान निकोबार का हिस्सा है, नारकोंडम। ठीक है। बेटा आपसे पूछ ले कि भारत का एकमात्र मड वोल्केनो, मड वोल्केनो, मड का मतलब होता है कीचड़, यानी कि बच्चों लावा की जगह जब ज्वालामुखी से कीचड़ जैसा मटेरियल बाहर आएगा तो ऐसे वोल्केनो को हम मड वोल्केनो बोल दिया करते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई अपने भारत के अंदर मड वोल्केनो कहाँ है, तो आप बोलेंगे अंडमान निकोबार पर, और बेटा उसका नाम है बाराटांग। बाराटांग नाम का ज्वालामुखी बेटा
भारत का एक मड वोल्केनो का एग्जाम्पल है जो अंडमान निकोबार पर है। कहाँ है? अंडमान निकोबार पर है। नमस्कार भाई, नमस्कार। मनीषा बाटी, शालिनी यादव, मनीषा, रोबिन, कोमल, दीपक, पारुल, दिव्या, मनीषा, कोमल, पारुल, प्रीतम, सुनैना, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास के अंदर, सभी के नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही पढ़ेंगे, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। और कल बच्चों हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सारे द्वीप, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार के जो भी द्वीप होंगे बच्चों, उनमें से 36 द्वीपों के ऊपर मानव निवास करता है। ठीक है ना? तो 36 द्वीप ऐसे हैं अंडमान निकोबार के जहां पर मानव निवास करता है, बाकी के ऊपर कोई इंसान आपको वहां नजर नहीं आएगा। तो आपसे ये भी पूछ ले कि भाई कितने द्वीपों के ऊपर मानव निवास है, इंसान कितने द्वीपों पर रहते हैं, तो आप बोलेंगे 36, 36 द्वीपों के ऊपर। बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को।